वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज वर्सेटाइल एजुकेटर। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे जो पहला स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो क्या आपको पता है कि हम हमेशा लायबिलिटी पहले और एसेट बाद में क्यों दिखाते हैं? जब मैंने 11th में भी फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी जब बनाता तो लेफ्ट साइड डेबिट बैलेंस हुआ करता था, राइट साइड क्रेडिट बैलेंस हुआ करता था। प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाता तो लेफ्ट साइड डेबिट हुआ करता था, राइट साइड क्रेडिट हुआ करता था। सिर्फ बैलेंस शीट ही ऐसा क्यों है जिसमें लायबिलिटी पहले आता है और एसेट बाद में आता है? सो गाइस, दिस इज उमेश परियार फ्रॉम वर्सेटाइल एजुकेटर और आज हम पढ़ेंगे कि लायबिलिटी और एसेट ये उल्टा क्यों बनता है और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, जो हमारा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो मेरे कंपनी का बहुत अच्छी तरह से ओवरव्यू दे सकता है। मतलब ये मेरे को इतनी चीजें बताया था कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास खुद की चीजें कितनी है, कंपनी ने कितनी चीजें लोगों से उधार ली हुई है, मार्केट में कंपनी ने क्या गुडविल बना के रखा हुआ है, क्या पोजीशन है, कंपनी के पास ऐसी चीजें कितनी है जो जिसका वैल्यू उनको मिलते जा रहा है पर कहीं दिख नहीं रहा है वो बिजनेस के अंदर भी। पैसा लिया है अगर मार्केट से तो पैसा किस फॉर्म में आया था, प्रोडक्ट्स उठाए हैं तो क्या लिए थे, क्या बने, कैसे बने, क्यों बने, ये सारी चीजें मेरे को पता चलेगी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में, जिसका दूसरा नाम भी होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिससे मेरे को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है कि आज जब मेरा साल खत्म हुआ, जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जब मैंने कंपनी को वापस देखा पीछे मुड़ के या उसके स्टेटमेंट से मैंने जब नोटिस किया कि मेरी कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, तो मेरे को एक फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि आज मेरी कंपनी या मार्केट में आज मेरी कंपनी कौन से स्थान पे खड़ी है, कौन से पोजीशन पे खड़ी है। तो लेट्स चेक कि स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में होता क्या है और व्हाई वी शो लायबिलिटी बिफोर एसेट। हम जब भी स्टेटमेंट बनाएंगे, हमने जब 11th में जो फॉर्मेट यूज किया था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। हम लेफ्ट साइड में बताते थे लायबिलिटी, लेफ्ट साइड में हमारी हुआ करती थी लायबिलिटी और राइट साइड में हम बताते थे एसेट्स। तो इसी को थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं कि ऐसे क्यों होता है। तो जब मैं लायबिलिटी की बात करता हूं तो पहले इसको समझते हैं कि जब भी कंपनी या कोई बंदा या कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता है तो एक डिफरेंट एंटिटी रेडी कर रहा है मार्केट के अंदर, आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर। अब सारी चीजें वो ये बिजनेस करेगा, ना कि ये बंदा करेगा। सही है, कहीं साइन भी करना होगा तो बिजनेस अपना साइन करता है, कोई अकाउंट में ट्रांजेक्शन करवाने होंगे तो बिजनेस अपने अकाउंट से करता है, कोई भी चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है बिजनेस अपने नाम से करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिजनेस करता है, बंदा उसमें सिर्फ मैनेजर का काम करता है, चीजें मैनेज करेगा। अब मेरे को ये पता चलेगा कि बंदे ने पूरा बिजनेस अलग खड़ा कर दिया, बिजनेस के नाम पे कोई चीज लेगा, सारी चीजें बिजनेस के नाम पे आएगी, वेदर वी टॉक अबाउट एसेट, वेदर वी टॉक अबाउट लायबिलिटी। जब मैं एसेट की बात करता हूं बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए कि ऐसी चीजें जो मैं ओन करता हूं, जो मेरी खुद की है, जो किसकी है, मेरी खुद की है, खुद की है। और अगर मैं लायबिलिटी की बात करूंगा तो ये हो गया जो मैं ओ करता हूं, जो मेरी नहीं है, पड़ोस की भी हो सकती है, बच्चों कार्ड देना, ये सब नहीं सुनते। तो अब बात करते हैं एसेट जो ओन है मेरी खुद की है और लायबिलिटी जो मेरी खुद की नहीं है। ऐसी चीजें खुद की नहीं है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ऐसी चीजें जो मेरे बिजनेस में मेरे साथ लंबे समय तक चलने वाली है और मेरे बिजनेस को बेनिफिट देगी। ठीक है, अब ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में भी खत्म हो सकते हैं और ऐसे एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में खत्म होते हैं। तो एसेट्स दो पार्ट में डिवाइड है मेरे पास, एक है मेरा नॉन करंट एसेट और एक है मेरा करंट एसेट। ऐसे एसेट्स जो 12 महीने से ज्यादा चलेंगे और ऐसे एसेट्स जो 12 महीने से कम चलेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 12, लेस देन 12, ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 12। फाइनेंशियल ईयर जो मेरा 12 महीने का जो टाइम फ्रेम होता है 1 अप्रैल 31 मार्च, वो साल के बाद भी अगर कोई चीज चल रही है वो होती है मेरी नॉन करंट एसेट। वो साल के अंदर अगर चीजें खत्म हो जा रही है उसको मैं बोल रहा हूं करंट एसेट। लायबिलिटी भी ऐसी दो चीजों में डिवाइडेड है, लायबिलिटी है नॉन करंट लायबिलिटी और है करंट लायबिलिटी। सेम जो 12 महीने से ज्यादा चलेगी मेरे साथ और जो 12 महीने से कम चलेगी मेरे साथ। अब तो अभी भी अब तक तो ये तो पता चला ही नहीं कि लायबिलिटी पहले क्यों बनती है और एसेट बाद में क्यों बनता है। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं, जैसे तुम आगे जाओगे और अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में एक चीजें और आती है, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, जिसको अपन बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड।
तो जब सोर्सेज ऑफ फंड की बात करते हैं मतलब क्या, फंड जमा करने का जरिया, फंड जमा करने का जरिया। एक बिजनेस के पास कितने तरीके होते हैं जिससे वो पैसे मार्केट से उठा सकती है। सबसे पहला तो खुद प्रोपराइटर अपना पैसा डालेगा, स्पेलिंग देख लेना, एक प्रोपराइटर खुद अपना पैसा डालता है फंड्स के हिसाब से। जो मैंने, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं बिजनेस कब स्टार्ट करूंगा, जब मेरे पास कुछ पैसा होगा, मेरे पास कुछ पैसा होगा तभी मैं बिजनेस में डाल के बिजनेस को स्टार्ट तो कर सकता हूं। पर क्या वो पैसा इनफ होगा लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए? नहीं होगा, वो साल में भी शायद इनफ ना हो। तो अब मैं उठाता हूं मार्केट से पैसा। दूसरा मेरे पास होता है कि या तो मैं बैंक के पास जाऊं मांगते हुए पैसा, कि भाई पैसा दे दे, जो कि मेरे को एक लोन का काम करेगा। अब बैंक के पास जाने में क्या होता है कि बैंक के पास जाओ, बैंक में से पेपर मांगेगा, फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें मांगता है। इतने बजे आओ, ये बजे आओ, वो करो, ऐसे करो, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, कितने पेपर कहां से जमा करूंगा। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है तीसरा, पब्लिक करने का, कि जाओ लोगों से पैसा मांगो, जाओ और लोगों से पैसा मांगो। अब लोगों से पैसा कैसे मांग सकती है कंपनी? लोगों से पैसा मांगती है एक तो शेयर के तौर पे, जिसमें वो कंपनी अपनी ओनरशिप मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। बेचती नहीं है जनरली, मतलब ऑफर करती है, लोगों को बोलती है कि आप मेरी ओनरशिप ले लो और आप हमको पैसा दे दो। इसके अगेंस्ट में आपको क्या देते रहेंगे, जब तक आपका पैसा हम यूज करें तब तक हम आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स देते रहेंगे। तो ये हो गया शेयर्स। फिर लोगों से मांगती है लोन, जो अपने लिए काम आएंगे डिबेंचर्स। ऑब्वियस सी बात है, बैंक से भी लोन उठा सकता हूं, लोगों से भी लोन उठा सकता हूं। बैंक से लोन के लिए लोन ही टर्म यूज होता है, पर पब्लिक से जब मैं लोन उठाता हूं तो उसको मैं डिवेंचर्स बोलता हूं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं पब्लिक से पैसा उठाने के लिए। बॉन्ड्स इशू कर सकता हूं, जनरली बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो बॉन्ड्स इशू करते हैं बहुत सारे। फिर बॉन्ड्स हो गए मेरे पास हो गया पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। तो इस तरीके से ये सोर्स ऑफ फंड हो गई, ये जरिया हो गया मेरा, जिससे मैं मार्केट से पैसे उठाता हूं, जिससे मैं मार्केट से क्या करता हूं, पैसे उठाता हूं। एक हो गया मैं प्राइवेटली अगर जाऊंगा तो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों से मांग लूंगा कि भाई पैसा लाओ और डाल दो बिजनेस के अंदर, और कुछ ना कुछ रिटर्न्स देते रहूंगा। तो आप भी या तो ओनरशिप लेंगे तो ओनरशिप ले लो, या लोन देना है तो लोन दे दो। ओनरशिप ले लो या तो लोन दे दो। तो आपने ये बहुत बार टर्म सुने भी होंगे, शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह। ये हो गया मेरा सोर्स ऑफ फंड। ये कंपनी का बैलेंस शीट का ऐसा पार्ट है जो मेरे को बताएगा कि मैं पैसे कहां से और कैसे कैसे उठा सकता हूं। ठीक है, अब यही पैसे मेरे पूरे बिजनेस में लगने वाले, और कोई पैसा कहीं से आ ही नहीं सकता। तो जब ये पैसे को मैं कहीं लगाता हूं तो इसको, ये पैसा तो मैंने जहां से उठाया उसको मैंने बोल दिया जरिया, सोर्सेज ऑफ फंड। ये जब मैं पैसा कहीं लगाऊंगा उसको मैं बोलूंगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब जो पैसा उठाया वही तो पैसा लगाऊंगा, वही पैसों से मैं अपनी चीजें खरीदूंगा। अपनी चीजें खरीदना बोले तो वही पैसों से मैं क्या खरीदूंगा, एसेट्स। वही पैसों से मैं क्या खरीदूंगा, एसेट्स। तो जब मैं एसेट्स खरीदता हूं तो एसेट्स वही, या तो मैं नॉन करेंट एसेट्स खरीदूंगा या मैं करंट एसेट्स खरीदूंगा। ऐसे एसेट जो मेरे साथ लंबे समय तक चले, और ऐसे एसेट्स जिससे मेरे पास डे टू डे एक्टिविटी या मेरे उस साल के अंदर पैसा वापस खड़ा हो जाए या पैसा आ जाए मेरा, या और एक्स्ट्रा पैसा कुछ बचा भी होगा तो वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये सोर्स ऑफ फंड, ये लोग मेरे को पैसा क्यों देते? सबसे पहला चीज जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि लोगों को ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस जब ट्रस्ट बिल्ड करता है मार्केट में तो लोग पैसा देंगे, पर बिजनेस जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा तो पैसा नहीं देंगे। तो ये सोर्सेस ऑफ फंड, लोगों ने पैसा मेरे को क्यों दिया? सबसे पहला पॉइंट, मेरी क्रेडिटिबिलिटी देख के, कि हाँ क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ये पैसा चुका सकता है टाइम टू टाइम, क्या ये कंपनी चला सकता है, क्या पॉसिबल है कि इसकी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, डिप्लोमेट्स है या प्रोफेशनल्स है, बेसिकली नॉट डिप्लोमेट्स बट प्रोफेशनल्स है, कि हाँ इनके पास अलग अलग प्रोफेशनल्स है जो सारी चीजें देख रहे हैं, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एचआर वगैरह के लिए, लोग अच्छे लेके आ रहे हैं, इनके वर्कर्स अच्छे हैं, इनका सब कुछ अच्छा है, पूरी कंपनी अच्छी चल रही है। क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है मेरी? तो अब ये एक तरीके का पूरा लोन हो गया कंपनी के लिए, जो मेरा जरिया है वो पूरा का पूरा लोन हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरे टर्म्स में क्या बुलाता हूं, लाइबिलिटीज। क्या बोलूंगा, लाइबिलिटीज। ये सिर्फ लेवल के लिए के लाइबिलिटीज, पर जब अब इस टर्म को साथ में जब यूज करते हैं तो अब ये यूज होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज मतलब पहले पैसा आएगा
जिसको मैं बोलता हूं लायबिलिटी, फिर पैसा लगाऊंगा जिसको मैं बोलता हूं एसेट। इसलिए हमेशा मेरा बैलेंस शीट टैली होता है, टैली बोले तो इक्वल होता है, लायबिलिटी और एसेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लायबिलिटी मेरा सोर्स ऑफ फंड का काम करता है, पहले मैं पैसा मार्केट से लाऊंगा और फिर मैं उस पैसे को लगाऊंगा, तब मैं चीजों को पता चल सकता है मेरे कौन सी चीजें चाहिए, कैसे कैसे चाहिए और क्यों क्यों चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें मेरे पास साल भर से ज्यादा चल भी सकता है और साल भर से ज्यादा नहीं भी चल सकती है। तो ये चीजें मेरे को बताता है मेरा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसका बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, फॉर्मेट भी इसी तरीके से बनेगा जैसा बन रहा है। ये रफ कर देता हूं, फॉर्मेट में बता दूंगा वापस सोर्सेज ऑफ फंड और क्या क्या होता है। तो ऐसे मैं बताता हूं पहले कि मेरे एसेट्स बाद में क्यों आते हैं और मेरी लायबिलिटी पहले क्यों आती है। तो सबसे पहला जो मेरा फॉर्मेट बनता है वो मेरा लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, जिसको मैं बोलता हूं सोर्सेस ऑफ फंड। अब बैलेंस शीट जब भी बनाते थे 11th तक तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट भी बनाते थे, पर जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th में आ गए तो 12th में कंपनी क्या बोलती है कि हर एक कंपनी अपना अपना बैलेंस शीट बना रही है, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि गवर्नमेंट को भी सारी चीजें ऑडिट करने में या टैक्सेशन पॉलिसीज यूज करने में आसान हो जाए। तो वो एक समान लाने के लिए, इक्वेलिटी लाने के लिए हर सारी चीजों में कि पूरा फॉर्मेट सेम होना चाहिए, उसके लिए कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको बनाना पड़ेगा वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या बनता है, सारी चीजें एक साइड आ जाएगी, जो आप दो साइड में बनाते थे सारी चीजें एक साइड आ जाएगी, मतलब ऊपर लायबिलिटी से शुरू होएगा, नीचे एसेट आ जाएगा और उसका अमाउंट का कॉलम साइड में रह जाएगा। अब पहले मैं ये देख लेता हूं कि सोर्स ऑफ फंड में आता क्या, लायबिलिटी के पार्ट में क्या क्या आएगा, एसेट के पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, फिर मैं उसको फॉर्मेट में पुट कर दूंगा। सबसे पहली चीज जो आती है जिसको मैं बोलता हूं शेयर होल्डर्स फंड। एक आ गया मेरा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड के अंदर मेरा सबसे पहले दिखेगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज जो मैं ओनरशिप बांट रहा हूं, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप देना, शेयर जब मैं दूंगा तो मैं लोगों को ओनरशिप दे रहा हूं, तो एक वो पार्ट हो गया। और फिर मेरी लायबिलिटीज, मेरी उधार वगैरह वाली चीजें आ गई। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है शेयर होल्डर फंड्स। मेरे कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उसके अंदर दो चीजें आती है मेन, शेयर कैपिटल, जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल। मेरे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी पैसा बिजनेस के अंदर है उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल। अब वो किस तरीके से आता है, शेयर से आया तो उसको शेयर कैपिटल बोलूंगा, और बाकी कोई भी तरीके से आएगा उसको मैं उसका नाम दूंगा। ओनर डालेगा तो ओनर्स फंड बोल दूंगा, ओनर्स कैपिटल बोल दूंगा, प्रोप्राइटर्स कैपिटल बोल दूंगा। लोग शेयर लेके ओनरशिप लेके डाल देंगे उसको मैं बोल दूंगा शेयर कैपिटल, तो वो भी इसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी को, अगर कंपनी लॉन्ग रन कंपनी है, पहले से चल रही है, तो कुछ प्रॉफिट्स कमा रही होगी, कुछ कमा रही होगी, वो सारी चीजें इसके अंदर दी जाएगी, लॉस भी होगा इसके अंदर दी जाएगा, कुछ रिजर्व करके रखा होगा वो भी इसके अंदर दी जाएगा। ये हो गया मेरा शेयर होल्डर फंड का पार्ट। फिर जब दूसरी बात करते हैं तो वो आता है मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलेगी। अब लंबे समय तक क्या क्या चलता है मेरे पास, सबसे पहला आता है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब ऐसा बोरोविंग्स जो मैं मार्केट से उठा रहा हूं पर लॉन्ग टर्म के लिए उठा रहा हूं। दूसरा आ गया मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मैं कुछ प्रोविजंस क्रिएट करके रखता हूं। अब वैसे ही एक और कंसेप्ट था प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हर एक बिजनेस अपना लॉस एंटिसिपेट कर लेता है, या नुकसान जो भी होने वाला होगा वो एंटिसिपेट कर लेगा कि हाँ चलो मेरे को ये लॉस हो सकता है, होगा आई एम श्योर नहीं, पर बिजनेस चला रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। कोई कस्टमर भाग सकता है, कोई नेशनल कैलामिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड रीजन। तो मैं अपने लॉसेस एंटिसिपेट करके रखता हूं थोड़े बहुत, उसके लिए मैं क्रिएट करके रखता हूं प्रोविजन। थर्ड मेरा आ गया डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोले तो क्या हो गया कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड और मेरा असेसमेंट पीरियड अलग होता है टैक्स भरने का। मेरा अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा आज वाला, असेसमेंट पीरियड हो जाएगा अगले साल, मैं इस साल का टैक्स अगले साल भरूंगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गैप मेरी क्या बन जाती है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और फोर्थ आ गया मेरा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये पार्ट हो गया मेरा एक इक्विटी लायबिलिटीज का शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी। और वैसे ही मेरा इसके कंटिन्यू में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो 12 महीने से कम भी चलती है। सारी चीजें सिर्फ 12 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, 12 महीने से कम भी कोई चीजें चलेगी। जैसे कि क्या क्या चलती है, सबसे पहले ट्रेड पेएबल्स। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
तो ऑब्वियस ही बात है लेन देन तो करेगा ही, क्या लेना क्या देना सारी चीजें करनी पड़ेगी, कि कुछ चीजें लेनी है कुछ चीजें देनी पड़ेगी। ट्रेड पेबल्स आ गया। दूसरा मेरा हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऐसे लोन्स जो मैं सिर्फ 12 महीने के लिए ही लेता हूं या उससे भी कम के लिए लूंगा। फिर आ गया मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजंस जो मेरे शॉर्ट टर्म लॉसेस कवर कर सकता है या रिस्क कवर कर सकता है। लास्ट आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, ऐसे जाके मेरी पूरी लायबिलिटी बनती है। ये हो गया मेरा टोटल लायबिलिटी का पार्ट, जिसको मैं बोलता हूं सोर्सेज ऑफ फंड, जिसको मैं क्या बोलता हूं सोर्सेज ऑफ फंड। ये समझ गए लायबिलिटी पहले क्यों बनती है, एसेट बाद में क्यों बनता है। ओके गाइस, तो यहां हम आज की वीडियो एंड करते हैं लायबिलिटीज वाले पार्ट में। अगले हम लेक्चर में या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे या अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ये सोर्स ऑफ फंड को अप्लाई कैसे किया बिजनेस के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस।